दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती आई है 2024 की, जिसमें पोजीशन है 169 पोस्ट है कांस्टेबल की, जनरल ड्यूटी और स्पोर्ट्स कोटा की पोजीशन है। पे लेवल होने वाला है 21,700 से 69,100 तक, यानी कि लगभग 30-35 हज़ार के करीब आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन भाई साहब सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है, और स्पोर्ट्स में आपने कोई कारनामा किया होना चाहिए, कोई ना कोई आपका अचीवमेंट होना चाहिए। उम्र जो रिक्वायरमेंट है वो 18 से 23 साल है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई लिखित परीक्षा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी सुंदरता है। लास्ट डेट को आप लॉक कर लीजिए, 15 फरवरी लास्ट डेट है। और सिर्फ आप अगर मैट्रिक हैं और आपने अगर किसी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स में जो कि लिस्टेड हैं उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्पोर्ट्स जो लिस्टेड हैं, कुछ एक मैंने लिस्ट किए हैं, वैसे बहुत लंबी लिस्ट है। जिम्नास्टिक, जूडो, बॉक्सिंग, शूटिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, आर्चरी, रेसलिंग, कराटे, इसके अलावा भी आइस स्कीइंग, आइस स्केटिंग और रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, योगा, न जाने और कितने प्रकार के डिसिप्लिन हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो वीडियो में चल के देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या-क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन से पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करना है, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा आपकी मेरिट लिस्ट बनने के लिए। तो मेरिट लिस्ट स्पोर्ट्स के बेसिस पे बनेगी, और स्पोर्ट्स के लिस्ट पे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, उसके कितने मार्क्स किस स्पोर्ट्स के लिए, किस मेडल के लिए होंगे, ये भी सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। और चलते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और फिर बाद में जाके पोर्टल पे जाएंगे और फिर एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है ये भी सीखेंगे। तो लास्ट डेट को एक बार लॉक कर लीजिए, 15 फरवरी की लास्ट डेट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक हैं तो भाई बिना एग्ज़ाम के अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये बड़ी सुंदर अपॉर्चुनिटी है। कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, स्पोर्ट्स कोटा, पे लेवल 3 सेंट्रल जो पे कमीशन का है 21,700 से 69,100 का ग्रेड है। 169 पोजीशन है, मेल फीमेल दोनों के लिए रिजर्व्ड हैं। चल के फटाफट देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या कहती है। तो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए चलते हैं गूगल में, और गूगल में टाइप करेंगे रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ। और अगर हम रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ टाइप करते हैं तो हम सीआरपीएफ के रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ये खुल जाता है। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं भाई। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे, और ये हमारे सामने खुल गया। तो इसको खोल के अब ज़रा मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। और ये साइज़ इसका मैंने बड़ा कर दिया, अब पढ़ने लायक हो गया। तो अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि इसमें क्या डिटेल्स लिखी हैं, और फिर उन डिटेल्स को पढ़ने के बाद फिर चलेंगे फर्दर फॉर्म सबमिशन के प्रोसीजर पे। तो भाई एडवर्टाइजमेंट कहती है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पोजीशंस हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2024 इन सीआरपीएफ। 169 वैकेंसीज टोटल हैं। कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज हैं, और इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। इंडियन सिटीजन्स मेल एंड फीमेल, तो ये आप दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए, मेल भी और फीमेल भी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। कोई फिजिकल आपको एप्लीकेशन डाक से या किसी और दूसरे मीडियम से नहीं भेजना है। और पोर्टल ऑलरेडी 16 जनवरी को खुल चुका है, 2 दिन हो गए, और 15 फरवरी तक पोर्टल खुला रहेगा। लगभग 1 महीना खुला है, और 12 बजे तक दोपहर में 15 फरवरी को पोर्टल बंद हो जाएगा। उससे पहले आप अपनी एप्लीकेशन इसमें डाल दीजिए। 15 फरवरी का इंतज़ार मत कीजिए, मेरा सजेशन ये है कि उससे पहले आप अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए। वैकेंसीज़ कैसे कैसे हैं, किस किस स्पोर्ट्स की वैकेंसीज़ हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले है जिम्नास्टिक की। तो जिम्नास्टिक में अलग-अलग जो फ्लोर एक्सरसाइज है, हॉर्स रिंग्स हैं, वॉल्टिंग है, टेबल है, पैरेलल बार्स है, हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। 6 मेल्स की वैकेंसीज़ हैं, फीमेल की कोई वैकेंसीज़ नहीं है। टोटल 6 वैकेंसीज़ इसमें आई हैं, और जिम्नास्टिक की ये वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद आती हैं भाई जूडो की। तो 52 किलो, 57 किलो, 60 किलो, 63 किलो, 66 किलो, 73 किलो वर्ग में ये सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं, और 6 वैकेंसीज़ इसमें भी हैं। और मेल फीमेल के लिए अलग है, 3 मेल की हैं, 3 फीमेल की हैं। तो जूडो की कुल मिला के 6 वैकेंसी है। उसके बाद आता है हमारे पास वुशु। वुशु में 45, 48, 52, 56, 60 और 65 किलो वर्ग और 70 किलो वर्ग के लिए हैं
अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो इसमें लगभग आपके पास 8 पोजीशंस हैं और वुशु की भी एक पोजीशन है, तो कुल मिला के 8 पोजीशन वुशु की कैटेगरी में आएंगी। और नेक्स्ट कैटेगरी है शूटिंग। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, 50 मीटर फ्री पिस्टल और 300 मीटर बिग बोर प्रोन। तो ये स्कीट एंड ट्रैप ये सिस्टम है और कुल मिला के 4 और 5 9 पोजीशंस इसमें शूटिंग की हैं कुल मिला के। तो मेल फीमेल के लिए रिजर्व हैं, 3 मेल की हैं और बाकी सारी फीमेल्स की हैं। तो ये आप देख सकते हैं शूटिंग की। बॉक्सिंग की कैटेगरी जो है उसमें 50 किलो, 52 किलो, 54 किलो, 57 किलो और 66 किलो में एक पोजीशन है। 5 पोजीशन आपकी बॉक्सिंग की है, 2 मेल्स की हैं, 3 फीमेल्स की है, ये रिजर्वेशन इसमें लिखा है। फिर भाई एथलेटिक्स के लिए लगभग सारे कैटेगरी के इवेंट्स में पोजीशंस आई हैं, कुछ मेल की हैं, कुछ फीमेल की हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 10,000 मीटर, 100 मीटर हडल, 400 मीटर हडल और फिर ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, शॉट पुट, 10 किलोमीटर वॉक, 20 किलोमीटर वॉक, क्रॉस कंट्री रेस, ये सारी की सारी पोजीशन है। तो एथलेटिक के लगभग हर इवेंट में एक 2 पोजीशंस हैं, कुछ मेल की कुछ फीमेल की। डिटेल आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखी है, एडवर्टाइजमेंट पे विजिट करके देख सकते हैं। आर्चरी की पोजीशंस हैं, 6 पोजीशंस आर्चरी की हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। रेसलिंग फ्री स्टाइल है, 50 किलो, 53 किलो, 55 किलो, 57 किलो, 62 किलो, 65 किलो, 70 किलो वर्ग में। और रेसलिंग की भी भाई बहुत सारी पोजीशंस हैं, तो रेसलिंग की पोजीशंस को भी आप देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है टाई कमांडो। टाई कमांडो में भी 46 किलो, 49 किलो, 63 किलो, 68 किलो और फ्री स्टाइल रेसलिंग में 5 पोजीशंस टाई कमांडो की है। वाटर स्पोर्ट्स कयाक में है, कैनोई में है और फिर रोइंग की है, स्वीप रोइंग, तो 2 पोजीशंस इसमें भी हैं। फिर बॉडी बिल्डिंग 60 किलो और 65 किलो में है, एक पोजीशन मेल, दोनों मेल की हैं। फिर वेट लिफ्टिंग की पोजीशन है 45 किलो, 55 किलो, 61 किलो, 64 किलो, 67 किलो और 73 किलो, 6 पोजीशंस इसमें हैं। वेट लिफ्टिंग की 7 पोजीशंस हैं कुल मिला के। स्विमिंग की है अलग अलग कैटेगरी में, 1500 मीटर फ्री स्टाइल, 400 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर फ्री स्टाइल, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक 200 मीटर, फिर बैक स्ट्रोक 200 मीटर, 100 मीटर बैक स्ट्रोक, 50 मीटर बैक स्ट्रोक, 200 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर बटरफ्लाई, 50 मीटर बटरफ्लाई, 400 मीटर इंडिविजुअल मेडलिंग, ये सारी की सारी कैटेगरी स्विमिंग की है। स्विमिंग की भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। मेल फीमेल का जो ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं कि कैसे नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से दिया गया। नेक्स्ट है हमारा डाइविंग की कैटेगरी। तो डाइविंग में हाई बोर्ड, 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड, 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड की पोजीशन है, कुल 5 पोजीशन डाइविंग की भी हैं। फिर ट्रायथलॉन है, तो उसमें 1 पोजीशन है और फिर कराटे की पोजीशन आती है 55 किलो, 61 किलो, 68 किलो और तो इस कैटेगरी में भी हमारे पास 6 पोजीशंस कराटे की हैं। योगा की हैं अलग अलग आसन के हिसाब से, 5 पोजीशन है और 5 फीमेल की हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यॉटिंग की आती हैं, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और आइस स्कीइंग की पोजीशंस हैं। तो कुल मिला के 169 पोजीशन है, जिसमें से 83 पोजीशन मेल की हैं, 83 और 86 पोजीशन 86 पोजीशन फीमेल के लिए रिजर्व हैं। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें कवर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ यदि आप इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो और नेशनल इंटरनेशनल लेवल में आपने रिप्रेजेंट किया हो या कोई मेडल लिया हो तो आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब चलते हैं कि और क्या डिटेल्स हैं। तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी रिटन एग्ज़ाम इसके लिए नहीं होगा और सिर्फ आपके स्पोर्ट्स की मेरिट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा है और वैकेंसीज़ इसमें थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं, जो इतने 169 वैकेंसीज़ ऊपर बताई हैं, तो वो उसका नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा recruitment.crpf.gov.in पे, इसको आप चेक करते रह सकते हैं। वैसे अगर कोई अपडेट आता है तो हम भी बताने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो जो इंटरेस्टिंग है वो है कि भाई पे स्केल कितना होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो पे स्केल है डेजिग्नेशन कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, स्पोर्ट्स पर्सन और लेवल 3 का जो है 7th CPC, 7th जो सेंट्रल पे कमीशन है, तो उसका जो स्केल है लेवल 3 का 21,700 से 69,100 तक का स्केल है। आजकल 46% के करीब डीए है, तो उसके हिसाब से 21,700 का 46% होगा लगभग 10,000 के आसपास। तो ये 31,700 और प्लस कुछ अलाउंस वगैरह मिला के 35-36,000 के आसपास की सैलरी बनती है। और इनिशियल सैलरी भाई 10th पास अगर आप हैं तो ये बहुत ही सुंदर सैलरी है और CRPF की सरकारी नौकरी है, बहुत सारे दूसरे बेनिफिट भी रहेंगे। इसके अलावा आप पेंशन के लिए भी एलिजिबल होंगे, जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, तो जिसमें भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। तो 14% के आसपास, 10% आपका करता है, 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये भी इसमें एक सर्विस बेनिफिट है।
अब नेक्स्ट जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो पोस्ट है कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स पर्सन, 18 साल से 23 साल के आप होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एज के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 15 फरवरी 2024 की कट ऑफ डेट है, उसको आप देख लीजिए। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो मैट्रिकुलेशन है, आप एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन पास किया होना चाहिए। कितने नंबर आए कितने नहीं आए इस बात से कोई संबंध नहीं है, इस क्योंकि ये मार्क्स काउंट ही नहीं होने कहीं, तो इसलिए सिर्फ आप मैट्रिक पास होने चाहिए। 10th पास अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। आपका जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड करेगा कि आपने स्पोर्ट्स में किया है, क्या किया है इस पे। तो राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन, इसके हिसाब से मेरिट बनेगी। मेरिट को कैसे नंबर दिए जाएंगे मेरिट में वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या लिखा है। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और द कंट्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप्स, जूनियर और सीनियर या इंटरनेशनल रिप्यूटेड चैंपियनशिप्स कंडक्टेड अंडर द एजीज ऑफ रिस्पेक्टिव फेडरेशंस या एसोसिएशंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स। तो इन्होंने अगर कोई जो कंपटीशन कोई इवेंट कंडक्ट करवाया होगा नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा 2021 और 2023 के बीच में, तो ही आप एलिजिबल होंगे। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में यदि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं, दूसरे लोग नहीं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल में पार्टिसिपेट किया है और जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा ये इवेंट रिकॉग्नाइज थे, तो 2021 और 2023 के बीच में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपने स्कूल की नेशनल टीम के तहत उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है 2021 और 2023 के बीच में, जो कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो अप्रूव्ड इवेंट्स होंगे, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ 10वीं का सर्टिफिकेट प्रूफ माना जाएगा, इसके अलावा कोई भी कागज कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं माना जाएगा आपकी एज का। तो 10th के सर्टिफिकेट में जो आपकी एज लिखी है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में, वही आपकी अंतिम फाइनल एज डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और फिर जो ऊपर सारे के सारे स्पोर्ट्स इवेंट दिए थे उसके हिसाब से आप अपने क्वालिफिकेशन को एक बार देख लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अब आता है कि रिलैक्सेशन ऑफ एज। तो भाई अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। यदि आप OBC की नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ऐसा प्रावधान इसमें दिया हुआ है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो आगे उसके फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि अगर आप SC ST OBC के हैं कैंडिडेट्स तो आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है। उसके बाद जो आते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं लोग या कोई और दूसरा बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, तो उनको एनेक्स्चर 2 से लेकर एनेक्स्चर 6 तक जो फॉर्मेट्स दे रखे हैं सर्टिफिकेट, तो उन्हीं फॉर्मेट पे अपने जो रिक्वेस्ट है रिलैक्सेशन के लिए वो सबमिट करनी होगी। इसके अलावा कोई और रिक्वेस्ट नहीं चलेगी। वैसे ही जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको भी एक रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे करनी होगी और उसके अलावा उनकी भी कोई रिक्वेस्ट चलने वाली नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होगी और कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि सिर्फ वही लोग जिन्होंने 2021 और 2023 के बीच में इन 3 सालों में अगर आपने कोई मेडल लिया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपने उससे पहले लिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अगर आपने उससे पहले लिया है तो 2021 से और 2023 के बीच में ही मेडल आपके पास होना चाहिए, ये है। दूसरा, अगर आपने एक से ज़्यादा मेडल लिए हैं तो फिर क्या होगा। तो यदि आपके पास एक से ज़्यादा मेडल हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो जिस मेडल की वजह से आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा, जिस मेडल की वजह से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ उसी मेडल को कंसिडर किया जाएगा, दूसरे को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 मेडल के मार्क्स जुड़ के आपको कंसिडर होंगे, सिर्फ एक मेडल जो आपका बेस्ट होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। ये इसमें लिखा है ऑलरेडी, ये डिटेल में मेंशन है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप सीख लें वो क्या है कि आपको अपने नंबर कैलकुलेट करने कैसे हैं। जो भी आपकी मेरिट है वो इन्हीं नंबरों के बेसिस पे बनेगी। और नंबर कैसे कैलकुलेट करने ये देख लीजिए। यदि आपने किसी ओलंपिक गेम्स में या समर विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और गोल्ड मेडल लिया है तो 100 नंबर मिलेंगे, सिल्वर मेडल मिला है तो 96, ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो 92 और या फिर सिर्फ अगर पार्टिसिपेट किया है तो 80 नंबर। तो पहली कैटेगरी है ओलंपिक गेम्स समर और विंटर गेम्स, जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए मार्क्स इसमें लिखे हैं। तो यदि आपके इन इवेंट्स में मार्क्स गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल है तो आपको 100 नंबर, 96 नंबर या 92 नंबर या फिर 80 नंबर सिर्फ पार्टिसिपेशन के हिसाब से मिल सकते हैं।
दूसरी जो कैटेगरी है वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स या वर्ल्ड कप, जिसमें यदि गोल्ड मिला तो 90, सिल्वर मिला तो 86, अगर ब्रॉन्ज मिला तो 82 या पार्टिसिपेट किया तो 70 मार्क्स मिलेंगे, ये इसमें लिखा है। तीसरी कैटेगरी जो है वो एशियन गेम्स है, जो 4 साल बाद आते हैं, या कॉमनवेल्थ गेम है जो 4 साल बाद आते हैं। उसमें यदि आप कोई गोल्ड लेते हैं तो 80 नंबर मिलेंगे, सिल्वर लेते हैं तो 76 मिलेंगे, ब्रॉन्ज लेते हैं तो 72 मिलेंगे, अगर सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं तो 60 मार्क्स मिलेंगे, ये इसमें लिखा है। एशियन चैंपियनशिप्स जो दूसरी हैं, जो 4 साल वाली नहीं है, और उसमें यदि कोई गोल्ड लेते हैं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में भी, तो 70 मार्क्स मिलेंगे, अगर सिल्वर लेते हैं तो 66 मिलेंगे, अगर ब्रॉन्ज मिला तो 62 मिलेंगे, अगर सिर्फ पार्टिसिपेट किया तो 50 नंबर मिलेंगे, ये सब इसमें मेंशन है। यूथ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड के 60, सिल्वर के 56 और ब्रॉन्ज के 52 नंबर हैं, 40 मार्क्स सिर्फ पार्टिसिपेशन के हैं। और यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप्स या यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में 50 गोल्ड के, 46 सिल्वर के, 42 ब्रॉन्ज मेडल के और 30 पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं। अगर सैफ गेम्स हैं, SAF गेम्स एंड एनी इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें कि 7 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया हो, ऐसे इवेंट्स में यदि आप गोल्ड लेते हैं तो 40 नंबर हैं भाई, सिल्वर के 36 हैं और ब्रॉन्ज के 32 नंबर हैं, पार्टिसिपेशन के 26 नंबर। तो इन सब इवेंट्स का आप ध्यान रखिए और इन सब इवेंट्स की ही आप अपना कैलकुलेशन करिएगा। अगर इसमें आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपके चांस बहुत बढ़िया है। यदि इनके अलावा आपने जो नेशनल गेम्स हैं या जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स हैं, तो उसमें अगर आपने इंडिविजुअल गेम में मेडल लिया तो 30 नंबर गोल्ड का, 26 नंबर सिल्वर का, 22 नंबर ब्रॉन्ज का, पार्टिसिपेशन का कोई नंबर नहीं। वैसे ही अगर आपने टीम इवेंट में लिया है तो 26 नंबर गोल्ड का, 22 नंबर सिल्वर का और 18 नंबर ब्रॉन्ज का और पार्टिसिपेशन का, इसमें भी कोई आपका मेडल नहीं है। जो यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है उसमें इंडिविजुअल मेडल के 20 नंबर है, गोल्ड के 16 नंबर, सिल्वर के 12 नंबर, ब्रॉन्ज के, पार्टिसिपेशन का कोई मार्क्स नहीं है। और जो टीम इवेंट अगर है इसमें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 16 नंबर गोल्ड के, 12 नंबर सिल्वर के, 8 नंबर आपके ब्रॉन्ज के और पार्टिसिपेशन का कोई इसमें मार्क्स नहीं है। तो कुल मिला के जिन लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे इंडिविजुअल मेडल लिया है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है, वो एलिजिबल होंगे। तो भाई इस टेबल के हिसाब से आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए और आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी और फिर आपको सिलेक्शन किया जाएगा यदि आपने इसमें कोई अचीवमेंट किया है स्पोर्ट्स के कैटेगरी में। फर्स्ट प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो और गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लिया हो इंटरनेशनल कंपटीशन में सीनियर लेवल, या फिर जूनियर या फिर यूथ कैटेगरीज में लिया हो, जो कि यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनके लिए। दूसरी प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिन्होंने मेडल लिए हैं या पोजीशन लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन सीनियर या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप्स में और ऐसे गेम्स में जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जो मान्यता प्राप्त हैं, उन इवेंट्स के लिए सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये इसमें लिखा है। सिर्फ स्पोर्ट्स के बेसिस पे नहीं, आपको थोड़े फिजिकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट भी होगा, जिसमें हाइट और वेट और चेस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है। और हाइट अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप मेल्स में 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और छाती मेल्स की जो है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन भी उसमें होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया लिखा है। यदि आप गढ़वाल से, कुमाऊं से, डोगरा, मराठा इन सब राज्यों से हैं, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख से हैं, तो आपकी हाइट में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। 165 और 155 सेंटीमीटर मेल्स और फीमेल्स के लिए, 78 सेंटीमीटर चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, चेस्ट का साइज जो डायमीटर है वो होना चाहिए। तो ये सब इसमें लिखा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनके लिए थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्सेशन है। 162.5 और 152.5 सेंटीमीटर्स मेल और फीमेल्स के लिए, 77 सेंटीमीटर्स चेस्ट का जो डायमीटर है वो इसमें लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 162 और 150 सेंटीमीटर का जो रिक्वायरमेंट है। और फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी हैं और शेड्यूल ट्राइब भी के हैं, उनको और भी कम है, 157 और 147 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर छाती, ये इसमें लिखा है। ये आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए। मेडिकल स्टैंडर्ड भी, आपकी आई साइट भी बढ़िया होनी चाहिए, 6/6 टू 6/9 दोनों आंखों की करेक्शन के साथ, ये डिटेल इसमें लिखी है। और कलर ब्लाइंड आप नहीं होने चाहिए।
और नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन्स नहीं होनी चाहिए, स्क्विंट इन आइज नहीं होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। और आपकी मेंटल हेल्थ और बॉडी हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट्स, ये सबसे ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी है टैटू के बारे में। यदि आपने बॉडी में कोई टैटू कराया है और ऐसा कराया है जिसमें कि कोई रिलीजियस सिंबल है, कोई धार्मिक आपने चिन्ह बना रखा है, तो भाई उसको निकलवा लें या फिर आपका एलिजिबिलिटी उसमें कैंसिल हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। साइज़ ऑफ टैटू भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जिस भी बॉडी के हिस्से में है तो 1/4 से ज़्यादा कवर ना करे, 1/4 से ज़्यादा, चाहे हाथ है चाहे एल्बो है तो उसको कवर ना करता हो। ये भी कंडीशन है, इसको आप बड़े ध्यान से देखें। अगर हो सके तो उसको निकलवा लें, अगर संभव है तो। नहीं है तो भाई फिर उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब आता है कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई जैसे मैंने आपको बता दिया, पोर्टल पहले से खुल चुका है, 16 जनवरी को खुल चुका है और 15 फरवरी तक खुला रहेगा, 12 बजे तक। जाना है recruitment.crpf.gov.in पे। इसमें हम चलेंगे थोड़ी देर बाद और देखेंगे कि पोर्टल में क्या लिखा है, लेकिन थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आपको और क्या-क्या करना होगा, ये सब चीज़ जान लेते हैं। तो सबको ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही अप्लाई करना है और कोई मोड नहीं होगा। ₹100 की फ़ीस है इसमें, एप्लीकेशन फ़ीस। लेकिन अगर आप विमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर आप जो SC/ST के ग्रुप से आते हैं, तो आपके लिए फ़ीस नहीं होगी, सिर्फ़ आपको पोर्टल की फ़ीस देनी होगी ₹47 के आसपास। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फी इज़ एग्जम्प्टेड फॉर फीमेल्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये इसमें ऑलरेडी लिखा है। एक बार फ़ी जो दे दी वो रिफंडेबल नहीं होगी, सिर्फ ₹100 की फ़ीस है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ी इसमें नहीं लिखी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और जो भी आपका एलिजिबिलिटी है भाई, वो 1/1/2021 से लेके 31/12/2023 के बीच में आपका स्पोर्ट्स में आपने मेडल लिया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जो लोग एलिजिबल होंगे उनको ऑनलाइन एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे, पोर्टल से आपको लेना होगा। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है वो देखी जाएगी और आपको फिजिकली फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, तब जाके आप फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंच पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, सारी की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। जो सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं SC/ST OBC के, उसके लिए एनेक्चर्स दिए हैं। हम लोग आगे जाके उन एनेक्चर्स को भी देखेंगे कि आपको कैसे सर्टिफिकेट्स बनवाने होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो भी रहेगा, हाइट चेस्ट का। तो वो जब आपको फिजिकली बुलाया जाएगा एडमिट कार्ड के बेसिस पे, तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए वहाँ पे उपलब्ध होना है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, सो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेडल्स। जो आपने मेडल हैं आपके या पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बेसिस पे ही आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो कैंडिडेट सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। तो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा। ये इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्योंकि मेरिट लिस्ट है तो ये ऐसे ही बनेगी। तो इन सब डिटेल्स को आप जान लें। और फिर इसमें लिखा है कि पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट कौन बनाएगा। तो इसमें लिखा है कि मेरिट सर्टिफिकेट फॉर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मस्ट बी साइंड बाय द अवॉर्डिंग अथॉरिटी। तो अगर इंटरनेशनल कंपटीशन है तो उसमें साइन होने चाहिए सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम। और अगर नेशनल कंपटीशन है तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन और द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न्ड। तो इसके लिए फॉर्मेट ऑलरेडी एनेक्चर 8 फॉर्म 1 में दे रखे हैं और एनेक्चर 9 फॉर्म 2 में दे रखा है। तो ये एनेक्चर्स को आप देख लीजिए, उसी के हिसाब से आपका इसमें सिग्नेचर्स होने चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट मान्यता उसकी होगी। और फिर डिटेल्ड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में किसी को निकाल दिया जाएगा तो आपके पास एक रिव्यू का भी एक अपॉर्चुनिटी है, एनेक्चर 7 में दिया है। और एनेक्चर 8 के में आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं दोबारा रिव्यू के लिए कि मेरा मेडिकल दोबारा करवाया जाए, मैं तो मेडिकली फिट हूँ, तो दोबारा आपका कंसिडरेशन किया जाएगा। ये इसमें ऑलरेडी लिखा है। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं कि भाई आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लें। क्या जनरल इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इसमें, एक 0112616025 ये भी दे रखा है। और फिर एक नीचे डिस्क्लेमर है। उसके बाद हमारे पास कुछ इन्होंने जो डिटेल्स में कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और इसके बारे में गाइडलाइंस लिखी हैं, इसको हम नहीं देखते हैं, चलते हैं एनेक्चर 1 में। एनेक्चर 1 बताता है कि जो मेल फीमेल है उनका बॉडी और वेट का क्या रेशो होना चाहिए। तो ये लिखा है अगर आपकी हाइट इतनी है और आपकी उम्र इतनी है तो आपका बॉडी वेट इतना होना चाहिए, ये इसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो हाइट के हिसाब से मेल फीमेल कैंडिडेट अपना बॉडी वेट को देख लें। एनेक्चर जो 1 है उसके अनुसार सारा का सारा आपको इसके हिसाब से फिजिकल टेस्ट में इवेलुएट किया जाएगा।
दूसरा आता है कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में पहले से ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट पे होना चाहिए, इसी फॉर्मेट पे आप सबमिट करेंगे तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। एनेक्स्चर 3 में दिया है कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनको किस फॉर्म में अप्लाई करना होगा, तो ये उनके लिए फॉर्मेट दिया है, इसी में ही वो अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे ओबीसी का। एनेक्स्चर 4 में जो है 3A में उनका लिखा है कि नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट है ये, तो ये भी आपको सबमिट करना होगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर उनको बेनिफिट लेना है रिजर्वेशन का तो। इसके अलावा जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनको जो एनेक्स्चर 4 में ये दिया है सामने स्क्रीन पे पेज नंबर 24 पे, इस फॉर्मेट पे आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, किसी और फॉर्मेट पे मत बनवाइए, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं किया जाएगा तो आप दिक्कत में आएंगे। इसलिए आप इन फॉर्मेट्स को एक बार सिंसियरली देख लें। फिर आता है जो इनकम का सर्टिफिकेट है, तो जो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए इनकम का सर्टिफिकेट एनेक्स्चर 5 में बनेगा। इस एनेक्स्चर में आप जो फॉर्मेट दिया है उसी में आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, और इसमें जो कंडीशन लिखी है कि 8 लाख से आपकी इनकम कम है, 5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, कोई फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो ये सारी टर्म कंडीशन को देखते हुए अपना सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। और फिर वो लोग जो अपना छाती में या हाइट में रिलैक्सेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए भी लिखा है कि एनेक्स्चर 6 में जो सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको ये साइन करवा के लाना पड़ेगा कि इनको रिलैक्सेशन दे दिया जाए। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन को रिव्यू करवाना है तो क्या है, फॉर्मेट 7 और फॉर्मेट 8 इसमें लिखा है, तो जिसमें आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में आप अपने एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको जिन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो देख सकते हैं। एनेक्स्चर 8 फॉर्म 1 में लिखा है, तो ये आपका नेशनल फेडरेशन और नेशनल जो एसोसिएशन की पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा, तो जो फॉर्मेट वहाँ दिया था कि इंटरनेशनल इवेंट और नेशनल इवेंट के फॉर्मेट कौन साइन करेगा, तो ये इसमें ऑलरेडी फॉर्मेट्स में मेंशन है और यही फॉर्म बनेंगे एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 के हिसाब से। तो कुल मिला के सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, और फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये आपको देना होगा। सारे के सारे इन्होंने इसमें जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसके एनेक्स्चर्स लगा रखे हैं, तो अगर आप किसी भी टाइप के बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको इन्हीं पर्टिकुलर फॉर्मेट्स पे अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अब चलते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा गूगल में, और गूगल में आप टाइप करेंगे रिक्रूटमेंट .crpf। आप ब्राउजर में जाके टाइप करिए recruitment.crpf.gov.in। अगर जो सर्च बार में टाइप करेंगे तो नहीं आप उस पेज पे पहुंचेंगे, इसलिए आप ध्यान रखिए कि टाइप कहाँ करना है, ब्राउजर में जाके। ब्राउजर में जैसे मैंने टाइप किया ऊपर, ब्राउजर में जाके recruitment.crpf.gov.in जब करेंगे तो आप इसके पोर्टल पे पहुंचेंगे जो रिक्रूटमेंट का है। अदरवाइज आप किसी और पोर्टल पे पहुंचेंगे फिर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप ब्राउजर में टाइप करिएगा recruitment.crpf.gov.in। तो इस पोर्टल पे जब पहुंचेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2024 इन सीआरपीएफ व्यू डिटेल्स के टैब में जब क्लिक करते हैं तो आप उस एडवर्टाइजमेंट में पहुंच जाते हैं। जो हमने एडवर्टाइजमेंट अभी पढ़ी, यही वो एडवर्टाइजमेंट है, हमने अभी पूरी एडवर्टाइजमेंट स्क्रॉल करी है। तो सारी डिटेल जैसे मैंने बताया इसमें आप देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं, कौन से वैकेंसी है और कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स इसमें लिखे हैं। तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट पूरा मिल जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट को आप फिलहाल बंद कर देते हैं क्योंकि हमने पढ़ ली, इसको कर दे बंद। अब हमको जाना कहाँ है, अप्लाई हेयर वाले टैब में जाना है। अप्लाई हेयर लिखा है तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल गया पोर्टल। तो पहला इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, जहाँ पे अपना आप नाम लिखेंगे। नाम ऐसा होना चाहिए जैसा आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखा है, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट वही स्पेलिंग आप ध्यान से लिखिएगा, वरना आपको दिक्कत होगी बाद में। मोबाइल नंबर जो एक वर्किंग हो, चालू हो, तो वो नंबर दीजिए, और ईमेल एड्रेस जिसको आप चेक करते हो ये दीजिए, क्योंकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और ईमेल पे ही आने वाली हैं फर्दर। तो इसलिए इन नंबरों को बड़े अच्छे से लिखना, ध्यान से लिखना बड़ा ज़रूरी है, तो ये आप मेंशन करिए। उसके बाद आपके एड्रेस की डिटेल्स आएंगी दूसरे नंबर पे, फिर कुछ और डिटेल्स आपसे पूछेगा वो, और फिर आपके क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और स्पोर्ट्स में कौन कौन सी आपकी अचीवमेंट्स हैं ये आपको देना होगा, और फिर आप अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर वो फ़ी के पोर्टल पे आपको ले जाएगा, जहाँ पे आपको फ़ी सबमिट करनी होगी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, और फिर फाइनली आपका सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे ये इसमें लिखा है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, एक टैब दिया है, इसमें यदि क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन खुल जाती हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है कि आप
recruitment.crpf.gov.in के पोर्टल पे जाएँगे और फिर अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने के लिए अप्लाई हियर करेंगे और सारे के सारे क्रेडेंशियल्स आप इसमें फिल करेंगे। क्रेडेंशियल्स फिल करते वक़्त ध्यान रखिए कि एक फ़ोटोग्राफ आपको लेनी होगी पासपोर्ट साइज़, जो कि आपको 20 केबी से 50 केबी के साइज़ में छोटी करनी होगी, बनानी होगी और जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फ़ॉर्मेट में स्कैन करनी होगी। ठीक उसी प्रकार से सिग्नेचर भी आपको 20 से 50 केबी में स्कैन करने होंगे। एक थंब इम्प्रेशन, एक स्टैम्प पैड लेके अंगूठा लगा के कागज़ में प्रिंट करके और फिर थंब इम्प्रेशन आपको स्कैन करना होगा। जेपीजी, जेपीईजी में, पीएनजी में 20 से 50 केबी की फ़ाइल बनानी होगी और फिर बाकी के जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी 20 से 50 केबी में ही आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। ये सारा का सारा काम करना पड़ेगा भाई। फिर जब फ़ीस सबमिट करने की बारी आएगी तो या तो आप ₹100 फ़ीस सबमिट करेंगे या फिर अगर आप एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको सिर्फ पोर्टल चार्जेज़ सबमिट करने होंगे, जो कि ₹47.20 हैं। इसको आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से कैसे भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये सारा सबमिट करने के बाद पोर्टल पे आप जब फाइनली आप सबमिट कर देंगे, तो फिर आप अपने सर्टिफ़िकेट्स अपलोड करके और अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएँगे। तो भई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए 21,700 का जो स्केल है, लेवल 3 का 7th सीपीसी के अनुसार वो बहुत बढ़िया स्केल है। 35-40 हज़ार रुपए सैलरी मिलेगी इनिशियल और सीआरपीएफ की नौकरी है पक्की वाली, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ी बात है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट कर रखा है नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। आप इन डिटेल्स को देखिए, यदि आपको कोई डाउट होता होगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यदि आप 10वीं पास हैं और आपने स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट कर रखा है तो आप इसके लिए डेफ़िनेटली अप्लाई करिए। ध्यान ये रखिएगा कि आपका सर्टिफ़िकेट, आपका मेडल जो है 2021 और 2023 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला भाई, सीधी मेरिट लिस्ट बनेगी और सीधी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप फिज़िकली फ़िट होंगे, मेडिकली फ़िट होंगे तो कोई चिंता की बात नहीं। मेरी शुभकामनाएँ उन सब लोगों के लिए जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आज के वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है और आप अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।